जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जनरल साइंस की थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले इसकी दो वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन्हें भी देख लें और उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो आज के वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे पेरिफेरल जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में भी शामिल किए गए हैं। तो आप इनको यूज़ में लें और इनके नोट्स अपने खुद के रेडी करते चले। चलिए देख लेते हैं, और अच्छा लगे आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आपको रेलवे के सभी एग्जाम से जुड़े हुए कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। ये जो वीडियो है वो जिस भी एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हो, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, यानी तो आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वॉज डेवलप्ड फॉर विच डिजीज। सबसे पहले जो सक्सेसफुल वैक्सीन बना था वो किस बीमारी के लिए बना था? तो सही आंसर इसका स्मॉल पॉक्स होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। ये स्टैटिक क्वेश्चन रेलवे की पूछने की आदत है। हालांकि इस बार आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पिछली बार से लेवल काफ़ी हाई आएगा। 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे आप, तो उसमें आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे देखने को। हो सकता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ जाए। ठीक है, तो स्मॉल बॉक्स का सबसे पहला था, और इसको किसने डिस्कवर किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में, और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से इन्हें जानते हैं, एडवर्ड जेनर को। और स्मॉल बॉक्स की इन्होंने वो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। बात करें कि सबसे पहले पोलियो वैक्सीन, यहाँ पर पुलिस लिखा है, पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉनस ई सॉक ने की थी। उसके बाद बात करें एंथ्रेक्स की वैक्सीन की, तो ये लुइस पास्चर ने की थी। और यहाँ पर ये गलत लिखा है। ठीक है, टीबी की वैक्सीन की अगर बात करें तो वो किसने किया था? आपका एल्बर्ट कैलमेट ने किया था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। टीबी की वैक्सीन का इन्होंने खोज किया था, जिसके लिए बीसीजी का आपका टीका लगता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट है, आता है हर एग्जाम्स में। राइबोसोम्स हैं वो किस चीज़ की साइट्स किन चीज़ों के हैं, किस चीज़ की है? तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका आंसर होगा। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है, यानी सेल के अंदर में एक पार्ट है। ठीक है, और इसकी बात करें राइबोसोम के बारे में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम है वो किससे बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन। इसमें कुछ पार्ट आरएनए से बना होता है, कुछ पार्ट आपका प्रोटीन से बना होता है, उसको भी अभी हम देखेंगे। और ये आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो सेल होता है आपका। सेल के अंदर में जो ये लिक्विड पार्ट होता है यहाँ पर, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और इसी में आपका ये राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, एक सेल ऑर्गेनेली है। और इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? तो जॉर्ज पैलेडी ने किया था इनको। सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व जॉर्ज पैलेडी ने किया था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स आप इसके याद रख सकते हैं राइबोसोम्स के बारे में, कि इसे यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के अंदर में, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेडी ने 1953 में। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये आप जानते ही हैं, और आरएनए और प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, और राइबोसोम की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक यूकारियोटिक होता है और एक प्रोकारियोटिक होता है। ठीक है, जो यूकारियोटिक होते हैं, ठीक है, वो साइज़ में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं प्रोकारियोटिक से, और प्रोकारियोटिक जो होते हैं वो साइज़ में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। जो यूकारियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें आपके सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपके सेल ऑर्गेनेलिज मोस्टली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और बात करें तो ये 80s राइबोसोम के टाइप्स होते हैं, 80s और 70s। तो ये 80s राइबोसोम आपके यूकारियोटिक में आते हैं, और जो प्रोकारियोटिक होते हैं उसमें आपके 70s राइबोसोम आते हैं। ठीक है, बात करें जो आपके यूकारियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उसमें 40% आरएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। अभी हमने देखा था कि जो आपके राइबोसोम्स है वो किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो यूकारियोटिक में 40% आरएनए और 60% प्रोटीन होता है। वहीं प्रोकारियोटिक की बात करें तो इसमें 60% आरएनए और 40% प्रोटीन होते हैं आपके। इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आइए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ वेव्स आर द लाइट वेव्स? लाइट वेव्स कौन से टाइप के? तो वेव्स आप जानती हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव होते हैं और आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव जो आपके होते हैं वो लाइट वेव्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर आ जाए तो ये साउंड वेव जो होते हैं वो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो दो ट्रांसवर्स वेव आपका लाइट वेव है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं। फूड कैन, जो फूड कैंस होते हैं हमारे, आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, बिकॉज ये टिन से कोटेड होते हैं ना कि जिंक से। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहला, जिंक हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। दूसरा है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। तो सही आंसर भी आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन के कंपैरिजन में, इसलिए जिंक का कोटिंग नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर उसको उसकी कोटिंग होगी तो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। जो आपका फूड है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है कुछ कुछ फूड्स में, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, और ये जो हाईली रिएक्टिव होता है जिंक, इसलिए इसको कोटिंग नहीं की जाती है, टिन की कोटिंग की जाती है। अब जब टिन की बात आई है तो आप इसे ये भी याद रख सकते हैं
कि टिन का इस्तेमाल करके कौन सा एलॉय बनता है। तो बहुत क्वेश्चन आता है ये भी बहुत बार। कॉपर प्लस टिन मिला करके आपका ब्रॉन्ज एलॉय बनता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ब्रॉन्ज आपका किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि आपका व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। अगर ये डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? तो देखिए, आप दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। पहला बनेगा आपका कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाए यानी ट्वाइस हो जाए तो क्या होगा, और दूसरा है कि अगर डिस्टेंस आपका हाफ हो जाए तो क्या होगा। तो जब आपका डिस्टेंस डबल हो जाता है तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डिक्रीज यानी कम हो जाती है 1/4। कितनी कम हो जाती है? 1/4। प्रॉपर रीज़न है इसका भी, अभी मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। और जब अगर आपका जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाए तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है यानी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए यानी डबल हो जाए तो क्या होगा? तो डिक्रीजेस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये सही आंसर है उसका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में r², जहाँ पर जी क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 9.8 होता है, और m की बात करें तो मास ऑफ बॉडी 1 और m2 आपका मास ऑफ बॉडी 2 होगा, और r² ये क्या है आपका जो डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस है, ये बॉडी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम r से डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर करना होता है। तो हमारे केस में यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो r² है उसकी जगह पे 2r का स्क्वायर होगा। जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर 2r के स्क्वायर को और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/4 आपका जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। उसके बाद अगर केस 2 है, ये भी हमने यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर अगर आपका डिस्टेंस हाफ हो जाए यानी r/2 हो जाए तो आप नीचे जब पुट करेंगे वैल्यू r/2 का स्क्वायर, तो फिर आपका जो आंसर है वो 4 टाइम्स आएगा, यानी 4 टाइम्स आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाएगा अगर आपका डिस्टेंस हाफ हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस है इसमें से जो पर्यावरण के अनुकूल है? तो देखिए, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, तो ये सही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं। उसके बाद वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप योर स्कूटर्स, तो ये भी स्कूटर का इस्तेमाल ना करके आप वॉक करके जा रहे हैं, तो ये भी आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कैरिंग क्लॉथ बैग्स, ठीक है, जो कि आपके नेचुरली ऑब्टेंड होते हैं, तो क्लॉथ भी आपका ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। टू परचेज इन वाइल शॉपिंग, ठीक है, तो शॉपिंग के वक्त में आप कपड़ों के बैग को कैरी करते हैं, तो ये भी आपका एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि है ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ब्यूटेनॉन में जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये आपने कैसे पता किया? तो यहाँ पर ब्यूट प्रीफिक्स देखकर आपने पता लगा लिया कि इसमें 4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि अगर एक कार्बन होता तो आपका मीथ होता, इसमें प्रीफिक्स आपका लगा होता। अगर 2 कार्बन होते तो ईथ होता, 3 होता तो प्रॉप, 4 होता तो ब्यूट, 5 होता तो पेंट, है ना, 6 तो एक्स, 7 पे हेप्ट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ओ यानी 1 देख कर क्या पता लगा सकते हैं कि ये सफिक्स है। इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर में कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपका है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देते हैं कार्बन कंपाउंड में, उनकी फंक्शनलिटी को एनहेंस कर देते हैं, कुछ फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और कीटोन का स्ट्रक्चर भी अगर आपके पेपर में आए तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर है और उसके बाद ये 2 आपके यहाँ पर फिल हो गए, तो तीसरा इधर, चौथा इधर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। 2 स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर इसका कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप जानते होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? एक प्लांट टिश्यू का टाइप है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए, प्लांट टिश्यू आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है वेस्कुलर टिश्यू, दूसरा होता है एपिडर्मल टिश्यू, तीसरा होता है ग्राउंड टिश्यू और चौथा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, ग्रोथ प्लांट में कहाँ पर होता है? आप जानते हैं ग्रोथ कहीं भी होगा तो टिप पे होगा, यानी मान लीजिए कोई ब्रांच है तो उसकी टिप पे होगा, या फिर टॉप वाला पार्ट होगा, या फिर यहाँ पर नीचे अगर रूट्स हैं इसके, तो इन रूट्स के जो टिप होंगे यहाँ पर से, यहीं से तो ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ आपके कहाँ से होते हैं? टिप्स पे से होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? टिप्स पे प्रेजेंट होंगे। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, लाइफ टाइम ग्रो करते हैं ये। ठीक है, कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर में, ये कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फॉर्म्ड आफ्टर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग यंग सेल्स एंड कीप एडिंग न्यू सेल्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसमें और ये जो काफ़ी इंटैक्ट होते हैं एक दूसरे से, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, और प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इतना ध्यान में रख सकते हैं। बात यहाँ पर प्लांट टिश्यू की आई है, तो 4 प्लांट टिश्यू हैं वेस्कुलर, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जानते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर में, प्लांट के अंदर में 2 तरह की टिश्यूज होती है, एक जाइलम टिश्यूज होती हैं और एक फ्लोएम होती है। तो
जाइलम होता है वो वाटर को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के अंदर में, यानी शुगर उसको आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करें तो ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ध्यान में रख सकते हैं। प्लांट टिश्यूज एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। तो वाटर लॉस से बचाना और मतलब प्लांट का वाटर लॉस प्रिवेंट करना और साथ में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम है। और ये पैरेन्काइमा इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड टिश्यूज़ ये आपका मेक्स ऑफ द बल्क ऑफ द प्लांट मास, ठीक है। जो प्लांट का जो बल्क है, मतलब मेजोरिटी जो कंपोजिशन है वो किससे बना होता है, ग्राउंड टिश्यू से बना होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आप जानते हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। अगर कोई कार है उसकी मास 1500 किलोग्राम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर है और उसको आपको 60 किलोमीटर तक इंक्रीज करना है, तो बताइए उसको कार को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब देख लेते हैं अब इसमें क्या हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मास है वो कितना है कार का, 1500 किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है। और फाइनल वेलोसिटी आपकी जहाँ तक रीच करनी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक होती है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। और तो कितना आंसर आएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड आएगा। और जब आप 60 को करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट तो आपका आंसर 50/3 आएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्क डन निकालना है, जो कि कार वर्क डन ऑन द कार। ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हाफ mv² आप इधर भी लगाएंगे और इधर भी। तो देखिए सबसे पहले 1/2 इंटू एम की जगह पर 1500 किलोग्राम, और उसके बाद आपका जो v है, v की जगह पर पहले आपका इनिशियल डालेंगे, तो वो क्या है 50/3, सॉरी फाइनल है। फाइनल वेलोसिटी 50/3 आया था आपका, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस वही सेम काम इधर भी करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने इसको पहले वो कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पर m को कॉमन ले लिया है और v² माइनस u² आपका आ गया। v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, u की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर करें, दोनों को माइनस कर दें और फाइनल आंसर है 156250 जूल्स आपके आंसर आएंगे। तो वर्क की यहाँ पर यूनिट भी आपको याद होगी, जूल होता है जो कि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10th, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर इसका प्लेटिनम होगा, जिसका नेचुरल कलर क्या होता है, वाइट होता है। और ये एक्सपेंसिव होता है, रेयर मतलब कम मिलने वाला मटेरियल है, इसलिए एक्सपेंसिव है और काफ़ी शाइनिंग भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। इसका कलर वाइट है इसलिए इसे वाइट बोलते हैं, और गोल्ड क्योंकि ये काफ़ी मतलब महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो सही आंसर इसका लीवर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन देयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो ब्रास है, पीतल, पीतल के जो आपकी मतलब आभूषण होते हैं, जो भी है आप जो कैरी करते हो या बर्तन है घर में, तो वो डिस्कलर हो जाते हैं। क्यों होते हैं, एयर में ऐसा कौन सा गैस प्रेजेंट है जिससे वो रिएक्ट कर जाता है, तो सही आंसर इसका होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट। लाइकेंस सबसे पहले समझना होगा, लाइकेंस क्या होते हैं, तो आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा होगा। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जो उसमें डिपेंडेंसी होती है, उसका ही एक टाइप है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रहते हैं, जिसमें कुछ पार्ट ये काम करेगा, कुछ पार्ट ये काम करेगा, और दोनों म्यूचुअली एक साथ रहते हैं। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है लाइकेन। तो लाइकेन भी किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बना होगा, ये दोनों म्यूचुअली एक साथ रहते होंगे, कुछ काम ये करता होगा, कुछ काम वो करता होगा। तो यहाँ पर ये जो लाइकेन बना होता है वो फंगस और एल्गा से बना होता है, ठीक है। तो एक पार्ट उसका फंगस का होता है और एक पार्ट आपका एल्गा का होता है। जो मेजोरिटी पार्ट है वो डोमिनेट पार्ट जो है वो कौन सा होता है, फंगस का होता है। इसमें एल्गी जो है आपका वो क्या काम करेगा, ये फोटोसिंथेसिस कर देता है, और जो फंगस है वो आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोनों मिलकर के इकट्ठे रहते हैं और ये फिर ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एयर पॉल्यूटेंट मतलब कौन सा एयर के अंदर में ऐसा मौजूद गैस है जो कि लाइकेंस के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर
वेदर फिनोमिना अकर्स, ठीक है। तो किस स्फीयर में आपका वेदर फिनोमिना होता है। वेदर फिनोमिना जितने भी होते हैं सारे आपके कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर, जो कि आपका फर्स्ट ही लेयर है। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर आपका एक्सोस्फेयर आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो आपके एस्ट्रॉयड वाले जो एस्ट्रॉयड बर्निंग होती है, यानी मीटियोर्स जो आपके आते हैं, ये किस स्फीयर में आते हैं। तो इसका आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और रेगुलर बेसिस पे आता है ये क्वेश्चन। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और ये एक्सॉन और डेंड्राइट भी इसके ही पार्ट्स हैं, किसके, न्यूरॉन्स के ही पार्ट है, आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनमें से क्या है। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन क्या होता है, 7 होता है। तो पहले सेल में आपके दो आएंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके नेक्स्ट जो आपका ऑर्बिट होगा उसके अंदर में आपके 5 आएंगे। तो इस तरीके से आपका 2 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन, ठीक है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक फूड चेन बना रहा है। तो फूड चेन में देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पहले ग्रास है, क्योंकि ग्रास को कौन, गोट कंज्यूम करेगा, फिर गोट को आपका ह्यूमन कंज्यूम करेगा। इस तरीके से आपका ये सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक चेन क्रिएट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर है उसके अंदर जो हम आयरन का जो रॉड लगाते हैं, अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी तो वो जल्दी पिघल जाएगा और आपको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, और वो हीटर का काम भी नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, नाइक्रोम सही आंसर है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। और यही चीज़ आपका जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी यही लगा होता है आपका। नाइक्रोम सही आंसर है। नाइक्रोम एक तरह का एलॉय है जो कि किससे बना होता है, निकेल और साथ में क्रोमियम, इन दो मेटल से मिलकर के बनता है। निकेल और क्रोमियम से मिलता है आपका नाइक्रोम बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, ठीक है। तो वो इमेज जो कि स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो रियल इमेज बोलते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रियल इमेज। लाइट चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रियल इमेज इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो एक और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको अपनी बॉडी की फुल इमेज देखनी है तो आपकी जो मिरर की साइज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी के हाइट के हाफ होनी चाहिए कम से कम। जैसे मान लीजिए आप अगर 6 फीट के हैं तो आपकी जो मिरर की साइज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 फीट की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि आपकी हाइट जितनी भी है उसका हाफ आपका एटलीस्ट मिरर होना चाहिए टू ऑब्टेन योर फुल साइज ऑफ योर इमेज, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्केंसिया। इसका सही आंसर क्या है, मार्केंसिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका, ठीक है। प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी इसमें डिटेल में भी बात करेंगे। काफ़ी वास्ट सिलेबस है प्लांट किंगडम का और ये काफ़ी मुश्किल भी होता है समझने में, तो इसको आराम से समझेंगे। अभी इसके लिए यहाँ पर सही बाकी जो आपके हैं वो सही है, थैलोफाइटा के ही पार्ट्स हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्केंसिया इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में भी शामिल है और ये अच्छे क्वेश्चन है। आप थैंक यू सो मच।